हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 1 की तीसरी हेडिंग, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। तो तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़ा जाए, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन में पहला है आपका भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या फिर अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है और इस गुणधर्म को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या आते हैं, जैसे रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। यह सब भौतिक गुणधर्म के अंदर आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। जबकि रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत, केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता को देखा जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन के बारे में। तो पहले आपके द्रव्य के गुणधर्म के बारे में बताया जा रहा है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो आपको बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं और इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जैसे कि रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि, और रासायनिक गुणधर्म जैसे कि संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म को आप पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना, पदार्थ के पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है भौतिक गुणधर्म को। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म को अगर आपको देखना है तो इसमें पदार्थ की पहचान या संगठन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पदार्थ के पहचान या संगठन परिवर्तित किए बिना जो है भौतिक गुणधर्म को मापा या देखा जा सकता है। जबकि रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि रासायनिक गुणधर्म को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों के अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं, ठीक है, विभिन्न पदार्थों के अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं जैसे कि अम्लता, क्षारकता, दाहता आदि रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण हैं। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण पूछा जाए तो विभिन्न पदार्थों के जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं जैसे कि अम्लता, क्षारता, दाहता आदि रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण हैं। रसायनज्ञ भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। ठीक है, जो केमिस्ट हैं, रसायनज्ञ हैं, वे पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित होता है। ठीक है, रसायनज्ञ जो हैं भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह कैसे संभव है, यह सब सावधानी पूर्वक परीक्षण और मापन से निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भौतिक गुणधर्मों का कैसे मापन किया जाता है, भौतिक गुणधर्मों का मापन। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ाया गया आपको भौतिक और रासायनिक गुण। अब इसका दूसरा टॉपिक है भौतिक गुणधर्मों का मापन। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। ठीक है, वैज्ञानिक जांच के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक जो है मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए
परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी भी मात्रात्मक परीक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी मात्रात्मक परीक्षण को या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित करेंगे जिसमें उसे मापा गया है। ठीक है, जैसे आपको लंबाई नापना है तो लंबाई को अगर मीटर में आप नापेंगे, ठीक है, तो लंबाई का इकाई मीटर हो गया। अब कितना मीटर है तो एक संख्या यूज करेंगे, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, यह जो नंबर यूज कर रहे हैं वो संख्या हो गया, और जो मीटर यूज कर रहे हैं तो जिसको नाप रहे हैं वह उसका क्या है, इकाई है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक परीक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा गया है। उदाहरण के लिए किसी कमरे की लंबाई को 6 मीटर लिखकर बताया जा रहा है। किसी कमरे की लंबाई को 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है। इसमें से 6 क्या है, एक संख्या है, और जो यम लिखा है मीटर है, यम क्या है, मीटर को व्यक्त करता है, जो क्या है, इकाई है। किसकी इकाई है, लंबाई की इकाई है, लंबाई नापी गई है मीटर में। ठीक है, तो किसी कमरे की लंबाई को 6 मीटर लिखकर बताया जा सकता है, जिसमें 6 एक संख्या है और यम मीटर को व्यक्त करता है, जो वह इकाई है जिसमें लंबाई नापी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की 2 विभिन्न पद्धतियां थीं। पहले जो है विश्व के विभिन्न भागों में मापन की 2 पद्धतियां थी। एक था आपका अंग्रेजी पद्धति और दूसरा था मीट्रिक पद्धति। ठीक है, द इंग्लिश सिस्टम एंड द मीट्रिक सिस्टम। तो पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की 2 विभिन्न पद्धतियां अंग्रेजी पद्धति और मीट्रिक पद्धति प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, मीट्रिक पद्धति जो है, द मीट्रिक सिस्टम, जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई थी। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी, फ्रांस में विकसित हुई थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी इंग्लिश सिस्टम की तुलना में, क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, तो मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित कर गई थी, यह अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ठीक है, तो बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मानक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, जो क्या थी, सर्वमान्य मानक पद्धति थी, जो 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो 1960 में जो प्रस्तुत किया गया था, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, जो पूरे विश्व में लागू होता है, उसके बारे में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ली सिस्टम इन इंटरनेशनल डी यूनिट, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसे संक्षेप में एसआई कहा जाता है। ठीक है, को 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो यह जो एसआई पद्धति है, यह 1960 में, ठीक है, भार माप के 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। सीजीपीएम एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक रासायनिक समझौते के अंतर्गत किया गया है, जिसे मीटर परिपाटी कहते हैं, और जिस पर सन 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे एसआई पद्धति के बारे में।
एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं। एसआई पद्धति में, ठीक है, ली सिस्टम इन इंटरनेशनल यूनिट्स में 7 आधार मात्रक हैं। इन्हें तालिका 1.1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। ठीक है, एसआई पद्धति के जो 7 आधार मात्रक हैं, ये सातों आधार मात्रक जो हैं 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं। ठीक है, अन्य भौतिक राशि जैसे कि गति, आयतन, घनत्व इन राशियों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। एसआई आधार मात्रकों की परिभाषा जो है तालिका 1.2 में दी गई है। ठीक है, एसआई पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसआई पद्धति में अपवर्त्यों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें तालिका 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग इस पुस्तक में करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तालिका 1.1, तालिका 1.2 और तालिका 1.3। तो देखें, पहला तालिका जो है, पहला टेबल आपका यह प्रस्तुत है, जिसे तालिका 1.1 कहेंगे, जो आपको बता रहा है आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में। ठीक है, आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। आप जो है ध्यान से इसको समझिएगा। तो आधार भौतिक राशि जो है कितनी यहाँ पे ली गई हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे 8 मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, भौतिक राशि को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 भौतिक राशि यहाँ पे दिखाया गया है। और राशि के लिए उसके प्रतीक को, उस राशि के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्रतीक को भी यहाँ दिया गया है। और उसका एसआई नाम, एसआई मात्रक में उसका क्या नाम होगा यहाँ पे दिया गया है। और एसआई मात्रक का क्या प्रतीक होगा इसमें टेबल में दिया गया है। तो पहले देखते हैं आधार भौतिक राशि कौन कौन है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक तापक्रम। ठीक है, उष्मागतिक तापक्रम यह 1 में है। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो इस तरह कितने हो गए? 7 जो हैं भौतिक राशियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लंबाई राशि के लिए प्रतीक क्या यूज किया जाएगा? स्मॉल एल। द्रव्यमान के लिए स्मॉल एम। समय के लिए स्मॉल टी। विद्युत धारा के लिए कैपिटल आई। ठीक है, उष्मागति के लिए कैपिटल टी। तापक्रम, यथा उष्मागतिक तापक्रम के लिए कैपिटल टी। पदार्थ की मात्रा के लिए स्मॉल एन। ज्योति तीव्रता के लिए आई भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसका प्रतीक क्या है? स्मॉल एम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसका प्रतीक क्या है? केजी। ठीक है, समय का एसआई मात्रक सेकंड, जिसका प्रतीक है यस। धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसका प्रतीक है कैपिटल ए। केल्विन, जो कि उष्मागतिक का एसआई मात्रक है, जिसका प्रतीक है कैपिटल के। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, जिसका प्रतीक है एमओएल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, जिसका प्रतीक है सीडी। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंबाई का जो एसआई मात्रक है मीटर, उसको स्मॉल एम लिखा गया है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम, इसको स्मॉल केजी लिखा गया है। समय का जो एसआई मात्रक है सेकंड, उसको स्मॉल एस लिखा गया है। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है एम्पियर, उसको कैपिटल ए लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए। उष्मागतिक तापक्रम का एसआई मात्रक है केल्विन, इसको कैपिटल के से लिखा गया है क्योंकि यह वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो यह है आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में। इसमें आपको 7 जो है भौतिक राशियों के बारे में और उनके 7 एसआई मात्रक के बारे में बताया गया और उनके प्रतीक के बारे में बताया गया। ये आपके तालिका 1.1 है। फिर आते हैं तालिका 1.2। तालिका 1.2 में आप देख सकते हैं कि एसआई आधार मात्रक की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो एसआई आधार मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इसकी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं।
परिभाषा को आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, केवल आपको जान लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको जानकारी रखनी है। लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है, मीटर कितने को कहेंगे? तो जो नया परिभाषा है, मॉडर्न परिभाषा है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के इतने समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 1/93 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम किसको कहेंगे? तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम निर्धारित किया गया है, उसका जो जितना द्रव्यमान होता है उसी को किलोग्राम कहा जाता है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। सेकंड की परिभाषा के रूप में 1 सेकंड जो है सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के संगत विकिरण के, ठीक है, 9192631770 आवर्तों की अवधि है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर किसे कहेंगे? तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई वाले समांतर और नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के बीच प्रवाहित होने पर 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर बल लगाती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्मागतिक तापक्रम का मात्रक केल्विन। केल्विन जो है वह उष्मागतिक ताप का मात्रक है। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप 1/213.16 भाग होता है। मोल पदार्थ की मात्रा का है। तो मोल क्या है? मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। इसका संकेत MOL है। जब मोल का प्रयोग किया जाता है तब मूल कणों को इंगित करना चाहिए कि ये परमाणु हैं, अणु हैं, आयन है, इलेक्ट्रॉन है अथवा अन्य कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। दीप्त तीव्रता का मात्रक, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कैंडेला जो है किसी दी गई दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की जो तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिभाषा दी गई है SI मात्रकों का। ठीक है, इसको आपको लर्न नहीं करना है, केवल आपको जानना है। अब आते हैं तालिका 1.3 में। तालिका 1.3 आप देख सकते हैं SI पद्धति में प्रयुक्त किए गए पूर्वलग्न के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसका SI पद्धति में यूज किया जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। तालिका 1.3 SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न। पूर्वलग्न है एक्टो। एक्टो को संकेत है y और इसका मान होता है 10 × 10⁻24। जेप्टो स्मॉल z 10⁻21। एटो स्मॉल a 10⁻18। फेम्टो स्मॉल f 10⁻15। पीको स्मॉल p 10⁻12। नैनो स्मॉल n 10⁻⁻9। माइक्रो स्मॉल म्यू 10⁻6। मिली स्मॉल m 10⁻3। सेंटी स्मॉल c 10⁻2। डेसी स्मॉल d 10⁻1। डेका DA 10। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो हेक्टो। ठीक है, डेका के बाद आप देख रहे हो हेक्टो 10/2। किलो 10/3। स्मॉल के मेगा 10/6 कैपिटल M। गीगा 10/9 कैपिटल G। टेरा कैपिटल T 10/12। पेटा कैपिटल P 10/15। एक्सा E 10/18। जेटा Z 10/21। ठीक है, योटा Y 10/24। ठीक है, तो यह सब पूर्वलग्न है, उनके संकेत हैं और उनके गुणक का मान है। ठीक है, पूछा जाए 1 गीगा कितना होता है, तो 1 गीगा होता है 10⁻9। 1 पेटा कितना होता है 10/15। 1 योटा कितना होता है 10/24। ठीक है, एक जो है एप्टो कितना होता है स्मॉल y, तो 10/24। ठीक है, यहाँ पे एक जो है योटा कैपिटल y का मान आप देख रहे हो 10/+24 है, लेकिन स्मॉल y अगर योक्टो हो जाएगा, योक्टो स्मॉल y तो 10/24 हो जाएगा। इस तरह जेटा जो है कैपिटल Z का 10/21 है और जेप्टो स्मॉल z जो है वह 10/24
21 है। ठीक है, तो यह जो है एसआई पद्धति में प्रयुक्त होने वाले पूर्व लग्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला जो है द्रव्यमान और भार के बारे में। द्रव्यमान और भार के बारे में तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।